नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास के अंतर्गत हिंदी शब्द की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी शब्द का निर्माण बहुमत के अनुसार सिंध या सिंधी शब्द से हुआ है। प्राचीन काल में इस शब्द का जो अर्थ था उससे आधुनिक अर्थ तक पहुँचते पहुँचते इस शब्द ने कई सदियों की लंबी यात्रा की है। ऋग्वेद में सिंध शब्द नदी के इस अर्थ में सप्त सिंधवः सप्त शब्द 7 नदियों के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। एक स्थान पर यह ऋग्वेद के अर्थ में भी प्रयोग हुआ है। यही सिंध शब्द जब ईरान पहुंचा तो वहाँ की प्राचीन भाषा अवेस्ता में इसका व्यवहार हैंदू हैप्त हैंदवो तथा हिंदू आदि रूपों में हुआ है। संस्कृत की स ध्वनि का हा में तथा महाप्राण इस प्रकार महाप्राण व्यंजनों का अल्प प्राण व्यंजनों के रूप में प्रयोग अवेस्ता के लिए सामान्य बातें हैं। इस प्रकार हैंदू तथा हिंदू शब्द संस्कृत सिंध शब्द के उच्चारण भेद मात्र हैं। प्रयोग की यह परंपरा आगे बढ़ती गई और मध्य ईरानी काल में इसके साथ एक प्रत्यय ईक या ईक जोड़कर हिंदीक या हिंदीक शब्द भारत के निवासियों तथा यहाँ से गई हुई वस्तुओं के नाम के साथ व्यवहृत होने लगा। थोड़े समय बाद ही इस शब्द का अंतिम व्यंजन का या गा लुप्त हो गया और हिंदी शब्द हिंदुस्तान के निवासियों तथा यहाँ की वस्तुओं के अर्थ में प्रयोग होने लगा। इस प्रकार हिंदी शब्द ईरानियों द्वारा विकसित शब्द है। आगे चलकर हिंद देश के निवासियों की भाषा के लिए भी हिंदी शब्द का ही व्यवहार हुआ। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है, हिंदी शब्द का विकास सिंधी शब्द से भले ही हुआ हो, इसका व्यवहार सिंध प्रांत में बोली जाने वाली भाषा के रूप में नहीं हुआ। जिन ईरानियों के माध्यम से इस शब्द को विकास प्राप्त हुआ, उन्होंने इसे गुजरात से लेकर मध्य देश तक की भाषा के रूप में स्वीकृत किया है। अरब यात्री मसूद लिखते हैं, सिंध में वहाँ की अपनी भाषा है जो हिंद की भाषाओं से अलग है। इस प्रकार अरब यात्रियों ने सिंध और हिंद प्रदेश को अलग माना है। कश्मीर की तराई से सिंध नदी के किनारे तक को वे सिंध तथा गुजरात से लेकर भीतरी देश को वे हिंद कहकर बुलाते हैं। अरब यात्रियों द्वारा भारत देश की भाषा का हिंदी नामकरण बहुत व्यापक अर्थ रखता है। हिंदी के अंतर्गत उन्होंने यहाँ की सभी प्राचीन भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश आदि को स्वीकृत किया है। इस प्रकार भारत में रहने वाले फारसी लेखक सामान्य रूप से भारत के मध्य देश में बोले जाने वाली सभी साहित्यिक और देसी भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का व्यवहार करते रहे। इस बात का समर्थन 13वीं-14वीं सदी के फारसी अरबी के प्रकांड पंडित अमीर खुसरो की खालिक बारी, जो कि एक कोश ग्रंथ है, नामक रचना से भी यह प्राप्त होता है। यहाँ उल्लिखित निम्नलिखित भाषाएं इस प्रकार हैं। पहली है सिंधी, दूसरी है लाहौरी, तीसरी है कश्मीरी, चौथी है बंगाली, पाँचवीं है गौड़ी, छठवीं है गुजराती, सातवीं है तेलंगी, आठवीं मावरी कर्नाटकी जिसे बोलते हैं और कोंकणी भी बोलते हैं, नौवीं है ध्रुव समुद्री, 10वीं अवधी, 11वीं है देलवी तथा उसके आसपास की भाषा। इस उल्लेख से अर्थात उपर्युक्त उल्लेख से ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि खुसरो के समय तक हिंदी नाम की कोई विशिष्ट भाषा नहीं थी, लेकिन खुसरो से ही हिंदी या हिंदवी अपना विशिष्ट अर्थ भी धारण करने लगती है। उन्होंने अपनी देसी भाषा की कविताओं की भाषा हिंदी या हिंदवी ही बताया है। आगे चलकर दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली देशी भाषा और अरबी फारसी के मेल से बनी भाषा को हिंदवी, हिंदुस्तानी
दक्षिणी हिंदी कहा गया। दक्षिणी हिंदी का भी प्रचुर साहित्य आप आज उपलब्ध है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का अभिन्न अंग है। इसे आधुनिक उर्दू का प्रारंभिक रूप भी कहा जा सकता है। फिर धीरे धीरे यही भाषा ज्यों त्यों प्राचीन साहित्यिक संस्कृत का उपाश्रय लेती गई। इसका एक नवीन रूप विकसित होता गया। 19वीं सदी से ही यह संस्कृत के संपर्क से नया रूप धारण करने लगी। 20वीं सदी के प्रारंभ तक यह अरबी फारसी के शब्दों का सहारा छोड़ पूर्णतः संस्कृत का सहारा लेकर एक श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा बन गई। आधुनिक युग में हिंदी से इसी साहित्यिक भाषा का अर्थ ग्रहण किया जाता है। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी आज भारत की अन्य साहित्यिक भाषाओं में सबसे विस्तृत भाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 40 करोड़ है। भारतीय संविधान के आधार पर यह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि प्रदेशों की भाषा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भाग भी हिंदी भाषा भाषी हैं। इस प्रकार प्रारंभ में भारतवासियों तथा यहाँ से बाहर जाने वाली वस्तुओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला हिंदी शब्द आधुनिक युग में एक श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा के अर्थ में विकसित हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं हिंदी प्रदेश का विस्तार और उसकी बोलियाँ। विस्तृत अर्थ में हिंदी भाषा का तात्पर्य समस्त हिंद में बोली जाने वाली भाषाओं से है, परंतु आधुनिक युग में इसका प्रयोग एक ऐसी साहित्यिक भाषा के रूप में किया जाता है जिसका सीमा विस्तार पश्चिम से जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी किनारे तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक है। साधारणतः इतने विस्तृत भूभाग की साहित्यिक रचनाओं, स्कूली शिक्षा माध्यम तथा भारत की सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी शब्द का व्यवहार होता है। इस विस्तृत भूभाग में फैली हुई जनता में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न बोलियां भी इस हिंदी की बोलियां कहलाती हैं। हिंदी की कुछ प्रसिद्ध बोलियां इस प्रकार हैं। पहली है खड़ी बोली, दूसरी बांगरू, तीसरी है ब्रज, चौथी है कन्नौजी, पांचवी बुंदेली अवधी, सातवीं है बघेली, आठवीं छत्तीसगढ़ी, नौवीं राजस्थानी, 10वीं है भोजपुरी और 11वीं है मैथिली। ये सब क्या हैं? ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। उपर्युक्त बोलियों में कई बोलियां स्थिति के आधार पर पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी से संबंधित हैं। रस रूप में हिंदी का विभाजन केवल बोलियों की प्रादेशिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। वस्तुतः इनमें कुछ प्रादेशिक विशेषताओं के अतिरिक्त मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक तो इस विभाजन को उपयुक्त भी नहीं मानते। अब हम आगे पढ़ते हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। सन 1000 ईस्वी के पश्चात अपभ्रंश भाषा शनैः अर्थात धीरे धीरे हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में परिवर्तित होती गई। मध्य प्रदेश अर्थात गंगा की घाटी में बोली जाने वाली शौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों ने हिंदी भाषा के कई रूपों को जन्म दिया। पिछले 1000 वर्षों के विकास को 3 कालों में इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है। पहला है आदिकाल, जिसकी समय सीमा है 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। दूसरा है मध्यकाल, जिसकी समय सीमा है 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। तीसरा है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है 1800 ईस्वी से लेकर वर्तमान अर्थात आज तक। आदिकाल के विषय में पढ़ते हैं। हिंदी के प्रारंभिक रूप 8वीं शताब्दी से ही मिलने लगते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को संक्रांति काल या संधि काल कहा जा सकता है। यह काल हिंदी का प्रारंभिक युग है। इस काल की प्राप्त सामग्री अभी भी संदिग्ध है। आपको ये स्मरण है कि आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल, अगर हम आदिकाल को आदिकाल किसने कहा ये बात करें तो आदिकाल को आदिकाल
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल को संधिकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इस प्रकार आदिकाल के कई नाम अलग अलग विद्वानों के अनुसार दिए गए हैं और यही वो काल है जो सर्वाधिक विवादित भी रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके विषय में। यह काल हिंदी का प्रारंभिक युग है। इस युग की प्राप्ति अभी भी संदिग्ध है। हिंदी प्रथम कवि पुष्प या सरह को माना जाता है, अर्थात हिंदी के प्रथम कवि के रूप में पुष्य या सरह अर्थात सरपा को माना जाता है। पुष्य का मतलब है पुष्पदंत अर्थात सरपा अथवा सरपा को माना जाता है। ये दरबारी तथा सिद्ध कवि थे। 11वीं सदी के आते आते हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में पदासीन हो गई। इस समय की हिंदी पर प्राकृत अपभ्रंश का प्रभाव था। इस प्रकार संक्रांति काल में हिंदी एक ओर अपने प्राचीन रूप अपभ्रंश का अबहट्ट की केचुली उतार रही थी और दूसरी ओर प्रारंभिक हिंदी एक नवीन रूप ले रही थी, अर्थात नवीन रूप में निखर रही थी। इस काल के साहित्य की प्रामाणिकता के की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, अर्थात आदिकाल को अगर हम के साहित्य की बात करें तो यहाँ पर विद्वानों का कहना है कि इस काल की जो सामग्री हमें प्राप्त होती है, अर्थात साहित्यिक सामग्री जो प्राप्त होती है वो बहुत ही संदिग्ध रूप में है, जिसको हम प्रामाणिकता की दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों का जिन्हें अध्ययन के आधार पर प्रामाणिक माना गया है सर्वथा अभाव है। इस समय विदेशी आधिपत्य भी स्थापित हो चुका था। केवल धार्मिक आंदोलनों ने कुछ संप्रदायों को जन्म देकर हिंदी भाषा के विकास में सहायता की, जिसमें है गोरखनाथ, रामानंद और कबीर ने अपने संप्रदायों के माध्यम से हिंदी के प्रचार और प्रसार में विशेष योगदान किया। इन संतों ने जनता के मार्गदर्शक बनकर उन्हीं की भाषा अर्थात जन भाषा में रचनाएं की। इस युग में एक प्रतिभा संपन्न कवि हुए जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की भाषा आज की खड़ी बोली के निकट है। यह भाषा उस समय दिल्ली मेरठ आदि की भाषा का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी ओर विद्यापति की कीर्तिलता उनकी रचना है। विद्यापति की कीर्तिलता में अबहट्ट अथवा परवर्ती अपभ्रंश के रूप मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल की भाषा के दो अन्य रूप भी मिलते हैं जिन्हें लोग डिंगल और पिंगल के नाम से पुकारते हैं। डिंगल का जो निर्माण होता है वो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा से मिलकर डिंगल भाषा का निर्माण हुआ और अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलकर पिंगल भाषा का निर्माण करते हैं। तो इसको डिंगल और पिंगल के नाम से भी पुकारते हैं। किसको? इस काल की भाषा को, अर्थात आदिकाल की भाषा को डिंगल व पिंगल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी जो चरणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल था। अभी मैंने बोला कि अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर डिंगल का निर्माण हुआ और अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलकर पिंगल का निर्माण हुआ। इस परंपरा के प्रसिद्ध काव्य बीसल देव रासो जिनकी रचना संदेश राशक है आदि है। माफी चाहेंगे। इस परंपरा के प्रसिद्ध काव्य बीसल देव रासो और संदेश राशक आदि हैं। मतलब ये दोनों रचनाएं हैं। बीसल देव रासो नरपतनाल जी की है और संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। इस प्रकार हिंदी के उद्भव काल में अपभ्रंश भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। धीरे धीरे हिंदी इस प्रभाव से मुक्त होती गई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मध्यकाल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से नोट डाउन कर लें और अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम की तैयारी करें। जय हिंद,
धन्यवाद।